हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 प्री के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा सेट नंबर 11 है। ठीक है, आपको बता दूं कि 1 से लेकर 10 तक के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने सारे वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है इसका। ठीक है, वहाँ से आपको इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए वहाँ पे आपको जाइएगा तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराया है, क्राउन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कराया है, किरण पब्लिकेशन के कराया गया है। ठीक है, तथा खान सर के सारे प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। तो लोग 4 से 5 जो है पब्लिकेशन के पूरे प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जो कि आपको वहाँ से मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं तथा डेली क्विज भी कराया जाता है। ठीक है, तो यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि जो भी मैं आपको सेट लगवाऊँ उसका जो कंसेप्ट क्लियर करते चलूँ। ठीक है, यानी कंसेप्ट से बिल्कुल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है। परस्पर आपको इसमें क्या बताना है, संबंध बताना है, क्या कैसा संबंध। देखिए, जैसे कि चावल में क्या मिलता है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो पनीर जब आप खाइएगा तो पनीर में आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बछड़ा मवेशी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मवेशी के बच्चा जो होता है उसको बछड़ा बोलते हैं। ठीक है, घोड़ा के बच्चे को क्या बोलेंगे, घोड़े का बच्चा बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इस सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध यह आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा नदी तो यह आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो सरदार सरोवर बांध है यह आपको गुजरात राज्य में है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसे जरूर याद रखिए। देखिए, इस नदी पे जो बांध बनाने का कार्य किया गया था, यह है अमेरिका में एक है टेनेसी नदी। ठीक है, टेनेसी नदी के आधार पर इस नदी घाटी परियोजना को बनाया गया था। और इससे जो है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ। तो याद रखिए, यह 1955 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1955 से 1976 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। 1976 ईस्वी में जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका, दक्षिणी वियतनाम तथा उत्तरी वियतनाम के बीच यह युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि 17वीं समानांतर रेखा, ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को किन किन के बीच है। तो ये आपको उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में ही था, किंतु अब इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी को हम एमएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए एमएसपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सरकार, ठीक है, फसल बोने से पहले ही सरकार के द्वारा फसलों के दाम निश्चित कर दिए जाते हैं कि आप फसल बोइए, हम आपको इतना मूल्य पे आपके फसल को खरीदेंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए गेहूं की खेती हुई है। ठीक है, गेहूं की खेती हुई तो सरकार ने गेहूं का रेट पहले ही तय कर दिया हुआ कि मान लो कि हम गेहूं जो है 2,000 रुपये प्रति क्विंटल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अब जैसे कि गेहूं की फसल हो गया, गेहूं वो कटा गया। ठीक है, इसके बाद यदि मान लीजिए कि मार्केट में गेहूं का दाम हो गया आपका 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, तो इसमें क्या किसान है उसको क्या हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा। ठीक है, यदि वो यदि वो खुला बाजार में बेचता है तो वह जाएगा सरकार के पास कि भैया आपने बोला था कि हम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल लेंगे, तो आप मेरी गेहूं को लो, और सरकार इसको लेगी यह, क्योंकि उसने एमएसपी तय कर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं मार्केट में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल है। अब किसान चाहे तो सरकार को बेच सकता है, सरकार उसे 2,000 रुपये लेगी, किंतु बाहर में यदि वो बेचना चाहे तो बाहर में बेच सकता है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। तो इस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्य है कि किसानों को नुकसानों से बचाना। ठीक है, और इसमें टोटल 22 फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए, राज्य सरकार राज्य सूची पे विषय बनाता है, केंद्र सरकार संघीय सूची है नियम बनाता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर अपना कानून बनाते हैं। स्थानीय सरकार अवशिष्ट विषय, देखिए स्थानीय सरकार पे जो नियम बनाता है यह भी आपको केंद्र राज्य सरकार ही बनाता है। क्या, यह भी आपको राज्य सरकार ही बनाता है। ठीक है, अवशिष्ट विषय के जो भी मामले होते हैं उस पर आपको
केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें से सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। देखिए, तो एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु की गति, यह क्या है, समान त्वरण का उदाहरण है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की शक्ति, ये भी आपको समान त्वरण का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो है सवाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सवाना के नाम से जाना जाता है। देखिए, ग्लोब हो गया, ठीक है। इसके बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास के जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। जैसे सवाना आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गया, कंपास आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गया। कंपास याद रखिए, कंपास कंपास किस देश में है, तो याद रखिए कंपास के घास के मैदान जो यह ब्राजील देश में मिलते हैं। लानोस हो गया, ठीक है, लानोस कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है इधर डायरेक्ट किस देश में है, कंपास ब्राजील में है, लानोस वेनेजुएला में है, ठीक है। ये सब आपको, सवाना आपको अफ्रीका में है। तो सारे क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। यदि में बात करें आपका प्रेयरीज क्या, ठीक है, तो देखिए प्रेयरीज जो है यह आपको उत्तरी अमेरिका में के घास के मैदान को कहते हैं, और स्टेपी जो है एशिया तथा यूरोप के घास के मैदान को स्टेपिज के नाम से जानते हैं। बक्सर विद्रोह संबंधित है। देखिए, बक्सर विद्रोह कर रहा है तो बक्सर मत समझ लीजिएगा, ठीक है, बक्सर बिहार में है। ये बक्सर विद्रोह जो है चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में हुआ था। अब कब हुआ था तो याद रखिएगा, इसका डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, 1899 से, ठीक है, 1901 के बीच में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, जो ईसाई मिशनरियाँ थी ना, चीन के लोगों के साथ जो है काफ़ी दुर्व्यवहार करती थी और इनका शोषण करती थी, इसलिए आपको बक्सर विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल रखता है चीन से। दोस्तों देखिए, मेरी जो कोशिश रहती है भरपूर कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताऊं, ताकि आप उससे और भी क्वेश्चन को रिलेट कर पाएँ, और जब कभी भी एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आप रिलेट कर करके क्वेश्चन को सही करें, ठीक है। देखिए, जब किसी चीज़ को आप कोऑर्डिनेट करते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहती है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग सकता है, किंतु एक है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके अंदर एक सोच विकसित हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? ठीक है, तो एक केजे उदेसी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस यह किरण बेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वह 1/3 किसका, राज्य विधानसभा की संख्या का 1/3 हो सकता है। और कभी कभी आपका मिनिमम पूछ देगा, मिनिमम, तो मिनिमम आपका 40 से कम नहीं हो सकता। अपवाद में 1-2 राज्य है, उसको छोड़ दिया जाए तो। 24 नंबर है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता था। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता हो, बैरोमीटर कहलाता है। देखिए, बैरोमीटर में जो पाठ्यांक होता है ना, 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। देखिए, जब बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरने लगता है, यानी तेजी के साथ अचानक से नीचे गिरता है, तो उसका अर्थ होता है कि आंधी और तूफान आने वाला, ठीक है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मतलब बारिश होने वाला है, ठीक है। जब धीरे धीरे आपको ऊपर उठता है तो इसका अर्थ होता है कि मौसम साफ होने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यह जो है आप टॉमस मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को जो है जो भारतीय किसान है, इनकी रक्षा एक पिता की भांति करना चाहिए। तो आप रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम सुने होंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। इसको लागू करने में जो महत्वपूर्ण हाथ था, यह टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रेड का ही था, ठीक है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसान होता था वो अपने भूमि का खुद मालिक होता था और डायरेक्ट जो है वह कंपनी को अपना कर देता था, ठीक है। इससे किसानों का क्या है, शोषण नहीं होता था। तो ये काफ़ी एक अच्छी व्यवस्था, जो कि भारत के 51% भागों पर यही लागू थी। सबसे पहले यह मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसके बाद एक और आता था महालवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। 3 तरह की जैसे व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि एक गांव मान लीजिए जो था, ठीक है, एक गांव के ही किसी किसान को मुखिया बना दिया जाता था कि आप इस गांव के पूरे जो कर हैं उसको आप तहसील के ले आओ और अंग्रेजों और डायरेक्ट कंपनी को दो। तो ये भी एक तरह से अच्छी व्यवस्था थी। किंतु जो सबसे खराब व्यवस्था थी वो आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाई गई अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त आपको बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल के प्रांतों में लगाया गया था। इसमें जो है जमींदार एक होता था, जो कि 10, 12, 15
गाँव का जो है उसको ज़मींदारी दे दी जाती थी, और यह जो है काफ़ी अत्याचार भी कभी कभी करता था, क्योंकि जब किसानों के का जो है फसल खराब हो जाता था तो भी जो है उनसे फुल कर वसूला जाता था। तो ये एक तरह से बहुत ही खराब व्यवस्था थी, जिसको जब भारत आज़ाद हुआ तो 1951 इसमें जो संविधान में पहला संविधान हुआ, उस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए ही 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये जो है सारी प्रक्रिया थी। देखिए हम लोग अभी हिस्ट्री से बात कर रहे थे, हिस्ट्री से डायरेक्ट कहाँ आ गए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाता है कि जो संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, और इसे के तहत जो है 9वां अनुसूची, क्योंकि संविधान जब बना था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए ही जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और इसको कोऑर्डिनेट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1940 से 1918 तक चला था। ठीक है, इसमें जो प्रथम जो धुरी राष्ट्र, तो पूरा विश्व जो दो गुटों में बटा हुआ था, धुरी राष्ट्र याद रखिएगा, तथा मित्र राष्ट्र। अब देखिए, धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था यह जर्मनी कर रहा था, और मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था यह आपको अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ पर धुरी राष्ट्र गुजरात जर्मनी हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ये आपको मित्र राष्ट्र तथा इसके साथ याद रखें रूस भी जो था यह मित्र राष्ट्रों के श्रेणी में था। धुरी राष्ट्र में आपको जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ठीक, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए, प्रत्यक्ष कर नहीं है तो आय कर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। सीमा कर जो यह देखिए प्रत्यक्ष कर जो है नहीं है, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष कर वैसे कर को कहते हैं जो किसी व्यक्ति पर, जब यह किसी पर लगाया जाता है, प्रत्यक्ष कर जब किसी पर लगाया जाता है तो उसका जो बोझ पड़ता है ना, सिर्फ उसी व्यक्ति को पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आयकर, जो व्यक्तिगत आयकर है, ठीक है, इस पे आपको ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाता है। उपहार कर, मान लो कोई आपको उपहार दे रहा है, उस पर जो कर लगा वो भी आपको प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वैसे कर कहते हैं जो कि वितरित किया जाता है, जैसे सीमा कर हो गया, कंपनी कर हो गया, ये सब आपको अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 80(3) के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोनार में, ठीक है, मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। तो सोनार होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा डिटेक्टर होता है। सोनार का फुल फॉर्म यदि आप बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। यह क्या करता है? देखिए, प्रस्रव्य ध्वनि को पानी के अंदर से सोनार के द्वारा छोड़ा जाता है, और ये ध्वनि जो है काफ़ी तेज होती है। जब किसी वस्तु से टकराती तो परावर्तित होकर फिर जो है यह जहाज तक अपनी क्या करती है, लौट कर आती है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आगे कौन सी वस्तु है। तो प्रसार ध्वनि के आधार पर जो है आपको सोनार कार्य करता है। इसे नेविगेशन के रूप में जो है जहाज़ों के द्वारा, जो पानी वाले जहाज है उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं, ठीक है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? देखिए, जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही है, यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है। ठीक है, और जो 5वीं कलवरी पनडुब्बी बनाई गई है वो INS बागीर है। ठीक है, इससे पहले वेला, विक्रांत और खंडेरी को बनाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है आपको यूनाइटेड किंगडम में किया गया। यूनाइटेड किंगडम में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा यह दोनों देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है, और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, पहले जो आप सुने होंगे गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलता है। ठीक है, और भागीरथी जब अलकनंदा नदी में आकर मिल जाता है तो वह जगह देवप्रयाग कहलाता है, और यहाँ से गंगा फिर बनकर चलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में, अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिल जाती है। इसके बाद जब मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो इन्हें जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में जो है कैद करके रखा गया था। कहाँ? बांकीपुर जेल में। और हजारीबाग जेल में जो है आपको जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो सन 1829 ईस्वी में जो है पाबंदी लगा दिया गया था। ठीक है, देखिए, सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगाने का मुख्य श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, तथा प्रयास राजा राममोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था। 1856 विधवा पुनर्विवाह को जो है सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया गया था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है यह तो। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह गलत है। यह किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता। यह यहाँ भारत में सभी धर्म जो है समान है, इसलिए गलत जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, प्रकाशिक जो तंतु होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, इसमें जो वायर बने होते हैं यह उच्च क्वार्ट्ज के इसके तंतु बने होते हैं। ठीक है, देखिए जब यह किसी, मान लीजिए ये किसी पाइप में, ठीक है, जब यह किसी पाइप में से डाला जाता है तो देखिए इसमें जो फाइबर के तंतु डाले जाते हैं, ठीक है, तो डाले जाते हैं, ठीक है। और देखिए जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है, इसके माध्यम से प्रकाश जब प्रवेश करता है तो यहाँ इसके अंदर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होता है, किंतु प्रकाश का बिल्कुल हानि नहीं होता। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर यह जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है यह निकल जाता है। बिना प्रकाश के हानि के जो है यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। इसी गुण के कारण जो है इसको संचार उपयोग के लिए जो है आपको प्रकाश तंतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से जो है सिग्नल अच्छा खासा मिलता है, यानी कि सिग्नल की हानि नहीं होती है। इसलिए जो है अधिक लंबी दूरी यदि तय करना हो तो ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा को जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है, तो याद रखिएगा यह आपको पे रूप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेज भुगतान ऐप जो है यह पे रूप बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहली भारतीय कौन बने हैं, तो यह आपको कोनेरू हम्पी बनी है। ठीक है, याद रखें कौन, कोनेरू हम्पी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी यह आपको राजगृह थी। देखिए राजगृह कहीं नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अंग की राजधानी चंपा थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी तो वैशाली। वजीसंग की राजधानी आपको वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था। क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो आपको इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को द्वारा दिया गया था इससे वापस लौटा दिया गया था। 13 अप्रैल, याद रखिए डेट पूछ देता है आपसे, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें कि निर्दोष 1000 व्यक्तियों पर जो है जनरल डायर गोली चलवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो देखिए यह जो कथन है आपको अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का था। ठीक है, तो के मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। याद रखिएगा क्या कहा था, प्रस्तावना जो है हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का जो है भविष्य फल है। देखिए प्रस्तावना के बारे में अन्य लोगों ने भी कुछ अपने विचार रखे थे, जैसे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। किसने कहा था, तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी इसको अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। एक व्यक्ति थे आपको इन पालकी वाला, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। इसको यह किसने कहा था, यह पालकी वाला के द्वारा कहा गया था। याद रखिएगा, इस तरह का जो है कभी कभी स्टेटमेंट पूछ देता है तो आपको जरूरी है इस सब स्टेटमेंटों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो इनमें से हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो वायु प्रदूषक नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है, वस्तु जो है होगी, वो वस्तु किस प्रकार की होगी, यह आपको विलासिता भोग जैसी वस्तु होगी। ठीक है, हाँ 64 नंबर, संगम सालू तुलु के शासक राजवंश किससे संबंध रखते हैं। देखिए ये जितने भी वंश थे यह आपको विजयनगर साम्राज्य पे जो है अपना शासन किए थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। देखिए जब 1498 इसमें जो सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आता, इसके बाद जो अपना प्रथम कोठी की स्थापना करते हैं पुर्तगाली कहते हैं। तो पहले भारत पे पुर्तगालियों का क्या था, आधिपत्य था, मतलब व्यापार पे जो था, एक तरह से पुर्तगालियों का व्यापार था। किंतु अंग्रेज जब बाद में आए तो धीरे धीरे ये जो पुर्तगालियों से इसका मुठभेड़ स्टार्ट हुआ। तो पुर्तगालियों को जो है सबसे पहले जो है हराया वो थॉमस वेस्ट था। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को
स्वाली में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित युगों में से कौन से युग सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना एन दत्त मजूमदार ने किया था, इसलिए सुमेलित नहीं। क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो था इसकी स्थापना सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बोल्शेविक लेनिनिस्ट वाद की स्थापना जो है एम एन राय ने नहीं, यहाँ पे अजीत राय ने किया था, याद रखें अजीत राय ने किया था, ठीक है। और अतिवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना एम एन राय ने किया था। तो देखिए इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, इनमें से कोई नहीं सुमेलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। यह जो आपको नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर जो है पंचायती राज्यों की स्थापना की गई थी भारत में। देखिए अनुच्छेद 40 है, ठीक है, इसमें आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। यह आपको भारतीय नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक व्यवस्थाएं की गई वो आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 में ईंधन गैसों का नाम दिया है, सूची 2 में क्या दिया है, प्रमुख घटक दिया है। देखिए जो क्या सीएनजी आपका मीथेन तथा इथेन का मिश्रण है, एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है, कोल गैस जो है ये आपको हाइड्रोजन तथा मीथेन कार्बन मोनोक्साइड। नंबर जो सी का 4 हो जाएगा वाटर गैस, जो ये कार्बन मोनोक्साइड तो हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका सी हो गया, बी का 2 और सी का 4, ठीक है। ए का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिक्की ने किससे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो अपना नया महासचिव जो है फिक्की ने, याद रखिएगा यह आपको शैलेश पाठक को नियुक्त किया है। देखिए आपसे क्या करता है, फिक्की का जो है कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंस्टीट्यूट होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट, फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह क्या है, इसकी स्थापना सन 1920 ईस्वी में किया गया था। यह गैर सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो यह भारत को चुना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो देखिए चंद्रमा का डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान जो चांग-ई 4 है, इसको किसने बनाया, तो इसको चीन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। और कटक कहाँ है, तो याद रखें कटक जो है आपको उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ से 2-3 जो है आपको मैं संस्थानों के नाम बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, तो यह श्रीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो यह आपको गोवा में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा की थी। तो इसमें जो है आपको एच रिले ने कहा था कि बंगाल एक शक्तिशाली जो है राज्य है, इसको यदि आपको तोड़ना है तो इसे 2 भागों में बांट दे। इसी के कथनानुसार जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा 1928 ईस्वी में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा सिख लीग, ये तीनों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया एक खाका था जिसको कि विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि सभी ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा, यह किसका कथन है। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। यह क्या थे, जब संविधान बना था संविधान सभा के एक सदस्य थे, इन्होंने कहा था जो आपातकालीन अधिकार है यह संविधान के साथ एक धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीणाहारी की तरह किया जाता है कौन सा है। तो यह आपको आयोडीन है। आयोडीन का प्रयोग जो है आपको पीणाहारी के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं। यानी हमारा जो जीव होता है कि उस जीव के किस भाग पर जो है मीठा का अनुभव किया जाता है। तो जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष पे आप मीठे का स्वाद आता है, ठीक है। चलिए किनारे की यदि बात करें, यहाँ पर किनारा दिया, किनारा पर खट्टापन महसूस होता है। खट्टा जो हमें महसूस होता है किनारों के कलिकाओं के वजह से जो है मौजूद होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जामों में, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है। तो याद रखिए ब्राजील की जो मुद्रा है यह रियल है। क्या रियल है। रियाल की यदि बात करें तो यह यूएई तथा कतर तथा यूएई के जो मुद्रा है उसको रियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की मुद्रा का नाम बताना है आपको। देखिए राज्य राजधानी तथा मुद्रा से आप जरूर इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इजराइल की जो मुद्रा है
यह शेकेल है, न्यू शेकेल। न्यू शेकेल जो है यह इजराइल की मुद्रा है। गिल्डर जो है आपको नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है। रियाल जैसे आपको बताया सऊदी अरब की। पाउंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। 6 नंबर के दार उल उलूम। दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था, तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र था यह देवबंद था, और यह जो है एक मुस्लिम प्रचारक संस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ये क्वेश्चन ठीक है। तो ये इसके जो निपटारा करता है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, बताना आपको। ठीक है, देखिए, जब पोषक को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त किया जाता है तो उसे परजीविता कहते हैं। ठीक है, जब पोषक को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे शिकार कहते हैं। परस्पर लाभदायक सहभागिता को सहसंबंध कहते हैं। तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जब केवल एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है तो उसे कॉमन सेलिज्म कहते हैं। ये देखिए गलत है। देखिए कॉमन सेलिज्म किससे कहते हैं? देखिए कॉमन सेलिज्म को हिंदी में हम असहभोजिता के नाम से जानते हैं। दो प्रजातियों के बीच जो होने वाला परस्पर क्रिया होता है, ठीक है, जिसमें कि एक प्रजाति को लाभ होता है किंतु दूसरा प्रजाति ये होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वह प्रभावहीन होता है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होता, तो उसे कॉमन सेलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पे जो होता है, क्या होता है, आर्किड का पौधा निकल जाता है, आर्किड का। तो आर्किड के पौधा का तो उससे लाभ है क्योंकि उस पौधे से वो अपना पोषक तत्व भी ले लेता है और सूर्य की प्रकाश भी ले लेता है, किंतु उससे उस पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह कॉमन सेलिज्म का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। क्वेश्चन 99 है, बुढ़ापे के लिए कौन सा जो जीन जिम्मेदार है? तो बुढ़ापे के लिए जो है आपको एंजिन जीन जिम्मेदार है। कौन सा? एंजिन जीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है? तो प्रत्युव्यांत कोशिका का विकास जो है आपको द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? ठीक है, वायुसेना को टोटल 7 कमांड में बांटा गया है। जो केंद्रीय कमांड है यह आपको इलाहाबाद में है। ठीक है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह कल्पना चावला थी, जो कि 2003 ईस्वी में गई थी। किस शटल से? याद रखिए यह कोलंबिया शटल से जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, जब ये दोबारा जा रही थी तो इनकी जो है शटल जो है क्रैश हो गया था और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी यदि भारतीय की बात करते हैं, सुनीता विलियम्स थी, जो कि दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी। मार्गरेट अल्वा यह कांग्रेस की एक नेता है। इंदिरा नोई जो है पेप्सिको के सीईओ रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार भारत की लड़ाई, महाभारत की जो लड़ाई है कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो यह सभी आपको पता होगा, 18 दिनों तक चला था, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निद्रा रोग जो है किसके द्वारा होता है? देखिए निद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा बैक्टीरिया के कारण होता है। यह जो एक्चुअली सीसी मक्खी या सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन है? तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है यह आपको अस्थि का निर्माण करती हैं। 114 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखिए अस्थियों में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 122 है कि इनमें से किस में श्वेत रक्त की संख्या सर्वाधिक होती है? देखिए WBC श्वेत रक्त को कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इसमें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल चारों पाए जाते हैं, किंतु सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक याद रखिए न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। क्या? सबसे अधिक न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। और न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? यह रोगाणुओं को मार देते हैं। लिम्फोसाइट की यदि बात करें तो यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। शरीर में जो हमारा एंटीबॉडी बनाता है यह लिम्फोसाइट के द्वारा बनाया जाता है। एंटीबॉडी जो है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 129 है कि निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का उदाहरण है? यह थल पर रेंग कर चलते हैं, ये तो सही है। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, भी सही। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो देखिए यह जो है एक मानवाधिकार संगठन है, मानवों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए तथा उनकी रक्षा के लिए यह कार्य करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय याद रखिएगा, पूछता है तो इसका मुख्यालय आपको लंदन में। इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में किया गया। तो यदि 1961 की बात करें तो आप नाम सुने होंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो के प्रयासों से शुरू किया गया था। तो इसकी स्थापना भी आपको 1961 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 नवंबर को जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देखिए मधुमेह क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो
शुगर होता है इसी को मधुमेह कहते हैं। जो शरीर का अग्नाशय होता है जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं, इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड जो होता है, याद रखिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जो है मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह 14 नवंबर को इसके प्रति जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के प्रति वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता? तो टोटल 5 नहीं, ठीक है, टोटल 5 पदक जीता है, ठीक है, जिसमें स्वर्ण पदक पूछ रहा है तो फिर स्वर्ण पदक 2 स्वर्ण पदक जीता। कितने? 2 स्वर्ण पदक और 3 जो है आपको कांस्य पदक जीता। इस तरह से टोटल 5 पदक जीते थे, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ण पदक पूछ रहा है तो आपको टोटल 2 स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश के उपग्रह टिलियोस 2 का प्रक्षेपण किया है? तो टिलियोस 2 यह आपको सिंगापुर का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इससे पहले टिलियोस 1 को जो है भारत के इसरो के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया। कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे जैव भू रासायनिक कहते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो है एलेसेंड्रा कोरप को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस राज्य के मन्ना मुदुराई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? तो यह तमिलनाडु के जो है मिट्टी के बर्तन हैं, जो कि अपनी खास गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको और याद रखिए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछ देगा कभी कभी, तो मान लीजिए इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? जिनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है 111वां है। देखिए जितने भी भारत के नेबर कंट्रीज हैं, यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, सबसे जो बेकार जो स्थिति है वह भारत का है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, ठीक है, तो पाकिस्तान का 102वां रैंक है। कौन सा? 102वां रैंक पाकिस्तान का है। नेपाल का जो है आपको अच्छा प्रदर्शन 69 रैंक है। श्रीलंका का सबसे अच्छा प्रदर्शन आपको 60वां रैंक है। बांग्लादेश का आपका 81 81वां रैंक है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बेकार रैंक जो है भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 कि निम्न में से कौन से कथन जो है गलत हैं? गलत बताना आपको। देखिए राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती नहीं कर सकती है, यही गलत हो गया। धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है, किंतु उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राज्यसभा का धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है, ये भी सही है। 14 दिन के भीतर में राज्यसभा धन विधेयक को लौटाएगी, यदि नहीं लौटाती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्या पूछ रहा? कथन गलत है इनमें से, तो 1 और 5 जो है आपको कथन गलत है, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 5 जो है कथन आपको गलत है। तो दोस्तों इस तरह से जो है 150 प्रश्नों के जो जीके जीएस के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मेरी प्रयास रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे, ताकि आप सेट के साथ साथ जो है थ्योरी के टाइप में आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। तो अपना फीडबैक जरूर दें। आप फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे।